नमस्कार, मैं हूं स्मिता रिशाल और आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का ये हमारा खास शो योर मनी लेकर हम फिर हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किस तरीके से प्लानिंग करें, योर मनी में हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर मोटा मुनाफा कैसे कमाया जाए ये गुण भी हम आपको सिखाते हैं ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छे से पूरा कर सके। अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव है, आप यहां भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। आज योर मनी में आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ है मनु एड्यू स्कूल के फाउंडर अर्नव पांड्या जी। अर्नव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और हमेशा से हमारा एक रिवाज कह लीजिए शो का रहा है कि हम किसी भी चीज़ की बात करने से पहले यानी कि कॉलर्स के सवाल लेने से पहले बात करते हैं थोड़े बहुत ज्ञान बढ़ाने की कि कैसे लोगों का थोड़ा ज्ञान जो है वो म्यूचुअल फंड को लेकर बढ़ाया जाए। और आज अर्नव जी हम बात करेंगे नेट एसेट वैल्यू की यानी कि NAV की। आमतौर पर मुझे लगता है ये हर किसी को पता होता है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि डिटेल एक जानकारी आप इसकी जरूर लोगों को दें कि आखिरकार ये NAV होता क्या है और फंड्स पर इसको तय कैसे करते हैं। जी देखिए, जो नेट एसेट वैल्यू है जिसे हम NAV कहते हैं वो एक म्यूचुअल फंड की वैल्यू दर्शाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कोई भी शेयर हो तो शेयर का जो शेयर प्राइस है वो उसकी वैल्यू हो जाती है, लेकिन एक म्यूचुअल फंड जो होता है उसकी वैल्यू उसका पोर्टफोलियो तय करता है। अब आज की तारीख में कोई भी म्यूचुअल फंड हो उसका पोर्टफोलियो का वैल्यू क्या है वो जानने के लिए हम एक आसान सा फिगर देखते हैं जिसे नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। ये इसीलिए जरूरी है देखना क्योंकि देखिए एक म्यूचुअल फंड होता है उसके मल्टीपल होल्डिंग्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक इक्विटी फंड होगा तो शायद उसमें 45-50 शेयर होंगे, तो हर एक शेयर का वैल्यू आके आपके लिए उसका क्या मायने रखता है और वो क्या है, वो नेट एसेट वैल्यू दर्शाता है। अब जो नेट एसेट वैल्यू है उसको जब कैलकुलेट करता है फंड हाउस तब वो क्या करता है, जो फंड है उसके पूरे एसेट्स को लेता है, उसमें से उसकी लायबिलिटीज को निकाल देता है। तो यानी कि जो नेट एसेट्स आ गई उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो आपको हर एक यूनिट की वैल्यू मिल जाती है। अब हर एक वैल्यू की यूनिट यानी कि आपके पास जितने यूनिट है उसको जब आप नेट एसेट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके टोटल होल्डिंग का वैल्यू आ गया। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि नेट एसेट वैल्यू फॉर अ म्यूचुअल फंड आज की तारीख में उसकी कीमत क्या है, उसका वर्थ क्या है वो दर्शाता है। और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है उसमें जो ओपन एंडेड फंड है उसमें सब ट्रांजैक्शन NAV पे होते। जी अर्नव जी, यहाँ तो आपने फंड्स के अकॉर्डिंग इस चीज़ को समझाया, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये NAV जो होता है इसकी गणना कैसे की जाती है, मतलब ये निकाला कैसे जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आसान शब्दों में आप ये भी बता दीजिए कि NAV की गणना कैसे की जाए। जी जरूर। तो अब देखिए, जब कोई भी फंड हो तो फंड के एसेट्स जो होते हैं, एसेट्स हम किसे कहते हैं, उसके जो होल्डिंग्स है, होल्डिंग्स की सब वैल्यू होती है उसे पहले गिना जाता है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक फंड है उसकी पूरे एसेट्स की वैल्यू मान लीजिए 120 करोड़ रुपए, उसमें से जो फंड को की लायबिलिटी है यानी कि जो फंड को पे आउट करना है, जो देना है दूसरों को, उसको उससे कम किया जाता है। तो मान लीजिए ये 20 करोड़ है तो फंड की नेट एसेट जो है वो 120 माइनस 20 यानी कि 100 करोड़ हो गई। अब ये नेट एसेट्स को मान लीजिए कि आपके पास ये फंड में 2 करोड़ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग है, तो अब जब आप ये 100 करोड़ को 2 करोड़ से डिवाइड करते हैं तो आपको नेट एसेट वैल्यू 50 पे आ जाता है। तो आज की तारीख में ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया कि एक नेट एसेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती। अब बात आती है कि ये हर रोज क्यों करनी पड़ती। अब हर म्यूचुअल फंड हो तो रोज उनकी नेट एसेट वैल्यू इसलिए निकाली जाती है क्योंकि रोज उसके एसेट्स की वैल्यू में बदलाव होता है, उसके साथ रोज नए निवेशक जुड़ते हैं, पुराने निवेशक उसको रिडीम करते हैं, तो इससे जो नंबर ऑफ यूनिट्स है जो डिनोमिनेटर में आता है वो भी बदलता जाता है। तो इसके लिए ये सभी की इंपैक्ट रोज आती है और इसीलिए आप देखेंगे कि हर एक म्यूचुअल फंड रोज अपनी नेट एसेट वैल्यू दर्शाता है। अब
दो प्रकार के फंड्स होते हैं। एक होता है ओपन एंडेड फंड्स। अब जो भी ओपन एंडेड फंड्स है, उसमें जब भी आप ट्रांजैक्ट करने जाए, मान लीजिए कि आपको नए यूनिट्स खरीदने हैं, तो वो नए यूनिट्स आपको नेट एसेट वैल्यू के आधार पे मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप नए यूनिट्स खरीदने जाते हैं, आपको आज की वैल्यू उस फंड में मिलती है। उसके सामने जब आप कोई यूनिट्स बेचने जाते हो ओपन एंडेड फंड में, तो वहां पर भी आपको नेट एसेट वैल्यू की ही कीमत से चुकाया जाता है। लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि मान लीजिए आपने बहुत छोटे समय में अगर ये फंड निकाल दिया है और उसमें कोई एग्जिट लोड है, तो ये एग्जिट लोड आपके जो रकम है उसमें से काट के आपको नेट अमाउंट दी जाएगी। जबकि एक कोई क्लोज एंडेड फंड है, तो क्लोज एंडेड फंड में क्या होता है कि वो उसमें आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से डील नहीं करते। जब आपको कोई यूनिट्स बेचना है, तब आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाके वहां पर जो प्राइस होती है उस पे आप यूनिट्स की खरीद और बेच करते हैं, और वो आपको दिखेगा कि नेट एसेट वैल्यू की जो महत्व है वो यहां पर आ जाती है। क्योंकि आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो स्टॉक एक्सचेंज पे क्लोज एंडेड फंड्स की जो ट्रेडिंग होती है जिस वैल्यू पे, उसमें और नेट एसेट वैल्यू में फर्क है। और ये फर्क ये होता है कि वो वैल्यू कम होती है, एक डिस्काउंट आपको मिलता है। तो इसीलिए नेट एसेट वैल्यू ये आपको समझाता है कि आज की तारीख में ये पूरा जो फंड है आपका, उसकी कीमत क्या है, और जिस प्रकार का फंड हो उसकी आप यूज करके आप अपने यूनिट्स को खरीद बेच सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी तरीके से एनएवी को समझा दिया अनुज जी ने, और अब आगे बढ़ेंगे और कॉलर्स को लेने का समय हो चुका है। प्रवीण हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पे, और उनसे बातचीत करेंगे। प्रवीण, क्या कुछ सवाल है आपका, बताएं। हाँ सर, मेरे को 40,000 का SWP के थ्रू जो है मंथली चाहिए है, तो कितना मैं इन्वेस्ट करूं, और साथ में जो है मेरे को कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि सेफ रहे। जी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है इनका। आप देखिए, इनका सवाल है कि SWP को लेकर सलाह चाहिए, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है ये। उसके अलावा 40,000 का मंथली रिटर्न इनको चाहिए, इसके लिए ये निवेश करना चाहते हैं। क्या कुछ आपकी सलाह रहेगी इनको? जी, जब भी आप देखें तो निवेश करने आप जाते हैं तो आप महत्व सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट पे देते हैं, लेकिन उतना ही महत्व जो सिस्टमैटिक विड्रॉल है उस पे आपको जाना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने ये पूरी अपनी प्लानिंग कर दी है कि उनको कितना चाहिए। अब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में क्या होगा कि आपको हर महीने जो रकम आपको चाहिए, वो आपको फंड को ओवरऑल एट द एंड ऑफ द ईयर एटलीस्ट उतना रिटर्न तो देना ही पड़ेगा। वरना क्या होगा कि आप अपने कैपिटल को कम करते जाएंगे, और वो अच्छा नहीं रहता, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है कि आप एक अमाउंट कैपिटल में वहां कहीं निवेश करें और उसमें से ही आप रकम विड्रॉ करते जाए। तो लॉजिकली स्पीकिंग आपका जो रिटर्न होता है वो आपके विड्रॉल रेट से एटलीस्ट इक्वल टू या ज्यादा होना चाहिए, ताकि आप अपने कैपिटल को खत्म ना कर दे। अब इनको जो 40,000 पर मंथ की विड्रॉल चाहिए, उसके लिए मेरे हिसाब से पहले तो किस प्रकार का फंड उनको लेना चाहिए इस पर ध्यान देना चाहिए। आप नॉर्मली जब हम SWP करते हैं तो वो या तो एक डेट फंड में करते हैं, या इन सम सर्कमस्टेंसेस हाइब्रिड फंड में करते हैं, वहां जहां पर डेट का पोर्शन भी ज्यादा हो। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि इस प्रकार के फंड्स में रिटर्न थोड़े स्टेडी होते हैं एज कंपेयर टू इक्विटीज, जहां पर आपको काफी लंबे समय में शायद रिटर्न भी ना देखने को मिले, वैल्यू भी कम हो जाए, और इसमें इक्विटी फंड्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि डेट फंड्स में अगर आप SWP करें तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि आपको एक स्टेडी अमाउंट भी विड्रॉ हो सकेगी और उसके साथ आपको अपना कैपिटल भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब इनको क्योंकि 40,000 चाहिए और अपना कैपिटल बनाए रखना है अगर, तो मेरे हिसाब से उनको एटलीस्ट 80 लाख का निवेश डेट फंड में करना चाहिए, ताकि वो अपना हर साल इस प्रकार का 40,000 पर मंथ की रकम विड्रॉ करते जाए और उनका कैपिटल इंटैक्ट रखे। और डेट फंड में उनको कई प्रकार के आपके पास डेट फंड होते हैं, 16 कैटेगरी है, लेकिन उसमें अच्छे क्वालिटी डेट फंड्स, जहां पर या तो आप डायनामिक बॉन्ड फंड ले लीजिए, या तो एक बैंकिंग एंड PSU डेट फंड ले लीजिए। उस प्रकार के अगर फंड में आपने रखा हुआ है तो वहां से SWP हो सकता है। इसके अलावा मान लीजिए कि उनको एक रकम कम है उनके पास थोड़ी, और वो एक हाइब्रिड फंड लेना चाहते हैं, तो वहां पर भी बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे फंड में से
वो एक SWP कर सकते हैं। जी, तो अच्छी सलाह है। अगर डेट का ऑप्शन मिले तो उसका इस्तेमाल करिए। उसके अलावा हाइब्रिड जो फंड्स हैं उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं, और आपको 40,000 की अगर मंथली इनकम चाहिए तो 80 लाख आपको निवेश करना होगा। मुझे लगता है कि सारे सवालों के जवाब उनको मिल गए। हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, नंदराम जी। नंदराम जी, क्या कुछ सवाल है आपका, पूछें। मैडम, मेरा 10 साल में 50 लाख का टारगेट करना है मेरे को, और 13,000 की SIP चल रही है मंथली, और 1.25 लाख का फंड है फिलहाल, मतलब है मेरे पास। तो आगे मतलब ये फंड जो सिलेक्शन में क्या सही है क्या, ये सर से पूछना था। जी ठीक है अर्नब जी, इनके सवाल तो आपने सुने। एक बार मैं इनका पोर्टफोलियो दोहरा देती हूँ। इनके पास ICICI प्रो वैल्यू डिस्कवरी फंड है जिसमें ये 1,000 का एलोकेशन करते हैं। इसके अलावा HDFC फ्लैक्सी फंड है, एक्सिस ब्लू चिप फंड है, क्वांट स्मॉल कैप फंड है। ये सभी फंड में ये 1,000 का एलोकेशन करते हैं। PGIM इंडिया मिड कैप फंड है इनके पास जिसमें 2,000 का एलोकेशन है। इसके अलावा पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड है 2,000 के एलोकेशन के साथ। SBI कॉन्ट्रा फंड है और ABLS बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस फंड इनके पास है जिसमें 3,000 का एलोकेशन है। इस एलोकेशन के साथ आप बताएं जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं या नहीं, और ये फंड्स को लेकर भी सलाह चाहते हैं। जी, पहली बात तो हम देख लेते हैं कि उनको जो अपना टारगेटेड अमाउंट अचीव करना है उसके लिए उनको कितने चाहिए, क्योंकि समय लंबा है, 10 साल का है, 50 लाख उनको चाहिए। तो हम यही मान के चलते हैं कि उनका एक इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो से ये अपने लक्ष्य हासिल कर सकेंगे। तो ये इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो के लिए हम ये भी अनुमान लगाते हैं कि एन्युअली आप 12% पर एनम इसमें अर्न कर सकते हैं ऑन अ कंपाउंडेड बेसिस। इसका मतलब ये होता है कि हर साल आप 12% अर्न कर सकते हैं, और ये एक रीजनेबल और कंजर्वेटिव रेट ऑफ रिटर्न है। तो अगर ये हम अनुमान लगा के चले तो उनके गोल को अचीव करने के लिए उनको हर महीने एटलीस्ट 20,000 रुपए का निवेश करना पड़ेगा। अब आज की तारीख में वो 13,000 कर रहे हैं, यानी कि वो अपने जो टारगेटेड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उससे बहुत दूर नहीं है। तो अगले 2-3 साल में धीरे धीरे करके वो 13,000 से 20,000 तक जा सकते हैं। तो ये जो लक्ष्य पूरा करने का जो रकम है, एटलीस्ट उस पार्ट ऑफ द गोल में वो एक हासिल कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि उनके एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो है उसमें क्या किस प्रकार के क्वालिटी फंड्स है, किस प्रकार का एक्सपोजर है। तो अगर हम इसका एनालिसिस करें तो पहली बात ये कि रकम 13,000 है, लेकिन इसके लिए इनको 8 फंड्स की जरूरत नहीं। क्वालिटी ऑफ फंड्स अच्छे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। फंड्स में स्प्रेड आउट भी है, यानी कि डुप्लीकेशन कम है, लेकिन इतने सारे फंड्स की जरूरत इनको नहीं है। लेकिन आज की तारीख में अगर वो ये इस फंड से भी चला लेते हैं तो आगे जाते हुए जो एडिशनल रकम आती वो उनको इन एग्जिस्टिंग फंड्स में ही निवेश करना चाहिए और कोई एडिशनल फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी पोर्टफोलियो अच्छा है, और शायद 1-2 फंड एक्स्ट्रा है, लेकिन वो आज की तारीख में मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आगे जाते उनको वो निवेश की रकम बढ़ानी ही पड़ेगी। जी, यानी कि हम हर बार ये बात कहते हैं अर्नब जी अपने हर एक ऐसे कॉलर से जिनके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव पोर्टफोलियो में फंड्स होते हैं उनको, कि हमेशा क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे ध्यान मत दीजिए। वही बात आपने भी कही। लेकिन अनुराम जी, अपनी SIP को बढ़ाइए तो टारगेट आप धीरे धीरे हासिल कर लेंगे। इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। यहाँ ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब बने रहे हमारे साथ। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा ये शो, जहां पर हम देते हैं आपके हर सवाल का जवाब। और आज आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं मनी एजू के फाउंडर अर्नब पांड्या जी। तो अर्नब जी, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दूसरे कॉलर से। मनोज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बताएं क्या कुछ सवाल है आपका। हेलो, नमस्ते मैम। मेरे को ये पूछना था, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप मेरा एसेट और SBI स्मॉल कैप में मैंने जो डिटेल्स भेजी थी ना, उसके बारे में जानना था कि मैं 20 साल में 2 करोड़ अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या फिर कितना टॉप अप करना पड़ेगा इसके लिए। ओके, तो मनोज जी इनका सवाल है 8500 की SIP करते हैं, 20 साल में 2 करोड़ का इनका टारगेट है, और इनका पोर्टफोलियो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जिसमें 2500 की SIP है, SBI स्मॉल कैप फंड 2500 की SIP के साथ, और एक्सिस मिड कैप फंड है 3500 की SIP के साथ। क्या कुछ सलाह रहेगी आपको? जी, अगर उनको ये अपना टारगेट अचीव करना है तो उनको हर महीने 20,000 का निवेश करना पड़ेगा।
अब आते हैं दूसरी बात जो उनके पोर्टफोलियो के बारे में। अगर उनका पोर्टफोलियो देखें तो सिर्फ और सिर्फ ये स्मॉल और मिड कैप्स में है, तो ये एक अच्छा पोर्टफोलियो इस प्रकार नहीं है क्योंकि बैलेंसिंग नहीं है। ये बहुत वॉलेटाइल होते हैं इस प्रकार के फंड्स, और इससे आपका एक रिस्क भी स्क्यू हो जाता है। इसीलिए मेरा मानना है कि एक स्मॉल कैप फंड इनको यहाँ से निकाल देना चाहिए और एक लार्ज कैप और एक फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पर जोड़ दे, तो लार्ज कैप का अच्छा मिक्सचर आ जाएगा यहाँ पर, जिससे ओवरऑल बैलेंसिंग हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर ट्रू आईसीआईसीआई का ब्लू चिप और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप ऐड कर दे, एसबीआई का स्मॉल कैप की जो रकम है वो यहाँ ट्रांसफर कर दे और नई रकम इन सभी फंड्स में स्प्रेड आउट कर दे, तो उनके लक्ष्य को 20,000 का निवेश करना पड़ेगा। जी, यानी कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एसआईपी बढ़ाएं। अगर टारगेट आपने इतना लंबा रखा है तो आपको अपनी जो 8500 की एसआईपी है उसको 20,000 करने की ज़रूरत है, तब आप 2 करोड़ का कार्पस जो है उसको हासिल कर पाएंगे। पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और मिड कैप का एक्सपोजर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसको ज़रूरत है थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की और एसबीआई स्मॉल कैप फंड से बाहर निकलने की। ये सलाह है आपको मनोज जी। आगे बढ़ेंगे और अब लेंगे हम सुभाष जी का सवाल जो कि हमें मिला है मेल के जरिए। सुभाष शर्मा, इनका सवाल है कि 23,000 की एसआईपी करते हैं, काफी अच्छा अमाउंट है ये, 25 साल में 6 करोड़ का इनका लक्ष्य है, पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहते हैं ये। अर्नव जी, इनका पोर्टफोलियो में फटाफट पढ़ देती हूँ। कैनरा रिबोको स्मॉल कैप फंड है, इसमें 5,000 का एलोकेशन है। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप ऑप्स फंड है जिसमें 5,000 का एलोकेशन है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है इनके पास 4,000 के एलोकेशन के साथ। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 4,000 के एलोकेशन के साथ। कैनरा रिबोको इमर्जिंग इक्विटीज फंड है 3,000 के एलोकेशन के साथ। क्वांटेक्स प्लान है 2,000 के एलोकेशन के साथ। अनुज जी, अगर इनके पोर्टफोलियो को आप देखेंगे तो बड़े ही अच्छे फंड्स इन्होंने ले रखे हैं, क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी इनको? जी, उन्होंने जो फंड्स लिए हैं वो अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। दूसरी बात ये है कि अच्छे स्प्रेड आउट भी है क्योंकि एक लार्ज एंड मिड कैप है, एक फ्लेक्सी कैप है, एक मिड कैप स्मॉल कैप और एक टैक्स प्लान भी है, वो तो टैक्स सेविंग पर्पसेस के लिए, और एक कॉन्ट्रा फंड है जो एक अलग सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करता है। तो ये स्ट्रैटेजी वाइज, डिस्ट्रीब्यूशन वाइज अक्रॉस मार्केट कैप ये एक सही पोर्टफोलियो है। अब बात यही होती है कि उनको गोल जो अचीव करना है, जो रकम अचीव करनी है, उसके लिए कितना निवेश करना पड़ेगा और उसके लिए उनको एटलीस्ट 35,000 पर मंथ निवेश करना पड़ेगा, जिससे अगर ये 12% ग्रो करता है पूरे ड्यूरेशन के लिए तो उनका गोल जो है वो अचीव हो जाएगा। आज की तारीख में वो 23,000 पे है, तो उनको यही फोकस करना है कि किस प्रकार से वो अपना निवेश बढ़ाए, और जो निवेश बढ़ाए उसके लिए कोई नया फंड ऐड ना करे, जो एग्जिस्टिंग फंड्स है उसी में डालते जाए, तो इसी से उनका जो काम चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि आगे जाते हुए हर साल एक बार पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करना होगा, मॉनिटर करना होगा, ताकि जो फंड्स आज की तारीख में जो अच्छे दिख रहे हैं वो क्या आगे जाते भी अपना परफॉर्मेंस कायम रखते हैं और उनके लिए सूटेबल है, ये उनको जानना जरूरी है। जी, तो कुल मिलाकर अच्छे फंड्स हैं, तो आप जो अपना निवेश बढ़ाएं वो इन्हीं फंड्स में बढ़ाएं और ज़्यादा फंड्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि पहले भी अर्नव जी ने बताया था कि एक्सेसिव फंड्स कुछ अच्छे नहीं होते। इसके अलावा जो एसआईपी है उसको आप बढ़ाइए, उसको आप 35,000 कर दीजिए, तब जाकर जो आपका टारगेट है उसको आप आसानी से हासिल कर लेंगे। और हर साल जो एसआईपी की रकम होती है उसको बढ़ाना चाहिए। हालांकि ये सभी दर्शकों के लिए ज़रूरी होता है कि अगर आप कोई भी एसआईपी करते, किसी भी अमाउंट की करते, तो उसमें स्टेप अप करते रहें, क्योंकि वो के लिए बहुत फायदेमंद होता है। चलिए, इन सब के साथ शो में अब वक्त हो गया है टॉपिक्स का। तो अर्नव जी, क्या कुछ टॉपिक्स हैं आज आपके? जी, अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपको अपने पोर्टफोलियो में एक मिक्सचर ऑफ फंड्स भी रखने चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक आज की तारीख में जिस प्रकार का माहौल देख रहे हैं, तो उसमें इक्विटी फंड्स में मेरे चॉइस होंगे पराग पारिक इक्विटी और एसबीआई कॉन्ट्रा। लेकिन उसके साथ भी आपको डेट फंड्स की भी और ध्यान रखना होगा, क्योंकि आज की तारीख में यील्ड बढ़ चुके हैं। तो जो डेट में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए आईसीआईसीआई ऑल सीजन्स बॉन्ड फंड जो एक डायनामिक बॉन्ड फंड है, और भारत बॉन्ड ETF 2032 ये एक अच्छे ऑप्शंस है जहां पर वो अच्छे डेट में भी रिटर्न्स कमा सकते हैं। जी, तो अर्नव पांड्या जी के टॉपिक्स हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, आईसीआईसीआई प्रो ऑल सीजन्स बॉन्ड फंड और भारत बॉन्ड ETF 2032। ये वो फंड्स हैं 4 पिक्स जो कि आज उन्होंने दिए हैं। ये नए जो होते हैं इन्वेस्टर्स उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है, और जो पहले से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी इसको अपने हिसाब से अपने फंड में जोड़ सकते हैं। इसी के साथ बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पे जुड़ने के लिए अर्नव पांड्या जी आपका। और फिलहाल योर मनी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।